खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं बात पते की इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर, दिल्ली की रेखा सरकार कल विधानसभा सत्र में पेश करेंगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली में हुए करप्शन को लेकर उठाए जा सकते हैं सख्त कदम। आम आदमी पार्टी का पलटवार कैग रिपोर्ट पर चर्चा को है तैयार। दूसरी बड़ी खबर, एमपी के बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने कैंसर हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ नेता हमारी धर्म और संस्कृति का उड़ाते हैं मजाक, देश को कमजोर करने की कर रहे कोशिश। तीसरी बड़ी खबर, 26 फरवरी को शिवरात्रि पर अमृत स्नान को लेकर योगी ने फिर संभाली महाकुंभ की कमान। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार महाकुंभ पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। योगी बोले, अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु संगम में लगा चुके हैं डुबकी। और चौथी बड़ी खबर, कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर हिंदू छात्रों को नोटिस। छात्रों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। यूनिवर्सिटी का लेटर सामने आने पर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। आइए अब खबरें आपको बताते हैं विस्तार से। दिल्ली का सियासी पारा हाई होने वाला है। कल से नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र होना है और पहले ही दिन करप्शन पर बड़ा वार करने की तैयारी है, क्योंकि सरकार 15 घंटे बाद सदन में कैग रिपोर्ट पेश करेगी, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। सदन में विपक्ष को कैसे घेरना है, इसकी रणनीति के लिए बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। सीएम रेखा की अगुवाई में मंथन चला और करप्शन पर प्रहार की रणनीति बनाई गई। इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। यानी एजेंडा क्लियर है, रणनीति तैयार है। विपक्ष पर सबसे बड़ा प्रहार पहले ही दिन करने की तैयारी है, जिसके बचाव में आम आदमी पार्टी की दलीलें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। स्वागत है, कैग रिपोर्ट पूरे देश में हर विधानसभा पटल पर रखी जाती है, दिल्ली में भी रखी जाती है, यहाँ भी रखी जाएगी। हमारी सरकार ने तो पहले ही वो रिपोर्ट विधानसभा कार्यालय को भेजा हुआ है। कुल मिलाकर कल दिल्ली विधानसभा में शपथ के बाद जबरदस्त हंगामा होने वाला है। सीएजी के जरिए बीजेपी करप्शन पर प्रहार की तैयारी में है, तो आतिशी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी पलटवार की रणनीति बना रही है। दिल्ली की जनता विपक्ष में किसे बैठाएगी, इसका फैसला तो नतीजों के दिन ही हो गया था। आज इस बात का फैसला भी हो गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सर्वसम्मति से मुहर लग गई। यानी दिल्ली विधानसभा में महिला सीएम वर्सेस महिला नेता प्रतिपक्ष का मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी का पहला इम्तिहान ये होगा कि महिलाओं को 2500 रुपए देने के वादे को सरकार से पूरा करवाए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। यानी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में पहले ही दिन बीजेपी को घेरने की रणनीति बना ली है, जिसकी झलक नेता प्रतिपक्ष आतिशी के ट्वीट में भी झलक रही है। आतिशी ने लिखा कि दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका सौंपी है और हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में ये सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा सरकार दिल्ली वालों से किए अपने सभी वादे पूरे करे। चुनाव के दौरान मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना देने की गारंटी दी थी। हम भाजपा सरकार से ये वादा जरूर पूरा करवाएंगे। यानी दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका में आतिशी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, फिर वो चाहे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हो या विपक्ष के तौर पर पार्टी की रणनीतिक लड़ाई को धार देना हो। यूपी में बीजेपी जिलाध्यक्षों के चयन पर पेच फंसता नजर आ रहा है। दावा है कि जो नाम पैनल में भेजे गए हैं उन पर रार मची है, जिसके चलते अभी तक जिलाध्यक्षों की सूची जारी नहीं हो पाई। हालांकि खबरें ये भी हैं कि 26 जनवरी के बाद जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। दरअसल 2027 के चुनाव को देखते हुए यूपी में बीजेपी नई टीम तैयार कर रही है, जिसमें सबसे पहले मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना था, फिर जिला अध्यक्षों का। पहला चरण तो पूरा हो गया, लेकिन जिला अध्यक्षों के चयन में पेच फंस गया।
दावा है कि काशी, कानपुर पश्चिम और अवध क्षेत्र के जिलों में जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पैनल में जो नाम भेजे गए हैं उनमें मंत्री, सांसद, विधायकों के करीबियों के नाम हैं और ये नाम जातीय समीकरण को नहीं साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दावा किया गया कि सांसद विधायकों की लड़ाई में जिलाध्यक्षों का चयन फंसा है। फिलहाल पैनल में शामिल नामों पर मंथन चल रहा है और 26 फरवरी के बाद जिलाध्यक्षों की सूची जारी हो सकती है। एक बार जिलाध्यक्षों का चुनाव पूरा हुआ तो जल्द ही यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जालसाजों ने धोखाधड़ी करके उनकी जमीन बेच दी, जिसके बाद जमीन के केयरटेकर ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन पर अवैध निर्माण किया जाने लगा। हालांकि शिकायत करने के बाद काम रोक दिया गया। दरअसल दिग्विजय सिंह की ये जमीन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में है, जो उनकी माताजी के नाम दर्ज थी। उनके निधन के बाद इसके विरासत के लिए अर्जी दी गई थी, लेकिन जालसाजों ने फर्जीवाड़ा करके इसका ऑनलाइन बैनामा करवा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री के माताजी के नाम थी, जो 1986 में मृत्यु हो गई और उनके ज़मीन 2024 में ऑनलाइन वरासत की गई। और सर, ये कुछ लोग जो है गांव का ये विपरीत तरीके से उसको जो है अपने नाम बैनामा करवा लिए हैं। फिलहाल इस जमीन की देखभाल करने वाले अनिल यादव की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने काम रुकवाकर जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि रिकॉर्ड्स में ये जमीन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम आज भी दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचकर कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। छतरपुर पहुंचने पर खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रधानमंत्री को हनुमान जी की प्रतिमा भेंट की। कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम पर पूजा भी की। इस दौरान मंच पर मौजूद संतों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। साथ ही प्रधानमंत्री ने मंच से संबोधन के दौरान महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब भी दिया। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। इसी दौरान मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी मां की पर्ची निकाली है, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री मोदी भी मंच पर हंसते नजर आए। प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे हैं। और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महाकुंभ पर विवादित बयान दे दिया। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों के पहुंचने के धीरेन्द्र शास्त्री के दावे को पप्पू यादव ने खारिज करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। और बेगूसराय पहुंचे पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना बंदर से कर दी। हमको तो समझ में नहीं आता है ये कौन आगेसर बागेसर की बात आप लोग करते हैं। ये आस्था से जुड़ी चीज है। ये दुनिया में बागेश्वर जब पैदा नहीं हुआ था, जब इसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे, तब से कुंभ चल रहा है। इसको कुंभ का क्या पता। ये लोग तो बंदर हैं। ये बंदर नहीं होता है, बंदर। हम ऐसे। लेकिन पप्पू यादव का बयान सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव की समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। बोलने वालों को अपनी समझ होनी चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातन के बड़े संत हैं। किसको किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिसे मौत का पता नहीं चला उसने गिनती कर ली कि 50-60 करोड़ लोग कुंभ पहुंचे हैं।
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भाषा को लेकर छिड़ा विवाद अब INDIA गठबंधन तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जहां बेलगावी की घटना के बाद दोनों राज्य आमने सामने हैं। लेकिन इसका असर इंडिया गठबंधन के साथियों पर हो रहा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच बेलगावी को लेकर सीमा विवाद पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब मराठी और कन्नड़ को लेकर तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख करेंगे। किस तरह से ये विवाद बढ़ता जा रहा है इसके बारे में हम आपको रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी लव जिहादियों पर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नया और सख्त कानून बनाने की मांग की है। लव जिहाद के साथ पत्र में गौ हत्या और गायों की तस्करी पर भी कड़े प्रावधान की मांग की गई है, लेकिन पत्र का फोकस छत्तीसगढ़ में बढ़ते लव जिहाद के मामले हैं। सांसद बृजमोहन के पत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और कठोर बनाया जाए, धर्म परिवर्तन कर गलत तरीके से SC OBC आरक्षण का लाभ लेने वालों को दंडित किया जाए, दूसरे धर्म में जाने के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले कलेक्टर के समक्ष सूचना देना अनिवार्य किया जाए, जिला कलेक्टर धर्म परिवर्तन के वास्तविक कारणों की जाँच करें, धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को भी कलेक्टर के समक्ष आवेदन देना अनिवार्य हो। इतना ही नहीं, बलपूर्वक अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या विवाह के जरिए धर्मांतरण करने पर कठोर दंड का प्रावधान हो। यानी लव जिहादियों के खिलाफ वो सख्त कानून लाने की तैयारी है, जिससे इश्क में फंसाकर धर्म बदलने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। कावड़ का आगाज होने वाला है। तैयारियों के बीच भगवान, दुकान और नई पहचान की लड़ाई तेज हो गई है। VHP नेता ने दुकानदारों से ओम का पताका और हनुमान जी की तस्वीर लगाने की सलाह दी है। यानी कावड़ रूट पर सब शिवमय हो, बहरूपी अपनी पहचान छिपाकर दुकान ना चला पाए, इसका इंतजाम शुरू हो चुका है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। दुकानों पर लहराता भगवा पताका और दुकानदार की पहचान बताती तस्वीर। कावड़ से पहले मुजफ्फरनगर में इस तरह के भगवा पताके दुकानों पर आम हो चुके हैं। और जहाँ ये भगवा दिखे वहीं हमें खाना चाहिए। सभी बोले भाई वहीं से खाए पिए जहाँ पे भगवा झंडा हो। इसको सुधारिए, बांटने की कोशिश ना कीजिए कि भगवा है, ये हिंदू है और ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है। ये भारत देश है सर, यहाँ एकता में शक्ति है सर। यानी कावड़िए भगवा पहल से खुश हैं, तो कई लोग इसके विरोध में भी हैं। हालांकि अधिकतर दुकानों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। मुरादाबाद से भगवा पहल को लेकर लगी आवाज उठी है। VHP नेता ने दुकानदारों से रिक्वेस्ट की है कि अपनी दुकानों पर भगवा झंडा जरूर लगाएं। जो लोग कांवड़ लेके आते हैं, ये भगवान शिव की शिवरात्रि साल में सबसे प्रमुख हमारा त्योहार है, जिसमें सब शिवमय होता है। इनसे कोई सामान ना खरीदें और इनसे रेडी पट्टी वालों से, दुकानदारों से प्रार्थना करता हूँ, अपनी दुकान पे ओम की पताका लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं और अपने ठेले वाले अपने फलों के ठेले लगाएं, हनुमान जी का चित्र लगाएं और ओम की पताका लगाएं। यानी दुकान पर नेम प्लेट से शुरू हुई ये लड़ाई अब भगवा झंडे तक पहुंच गई है। दुकानों पर भगवा लहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस पहल को व्यापक बनाने की कोशिशें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का नाम बदलने का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। इस बार ये मुद्दा गाजियाबाद के विजयनगर के पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने उठाया है, क्योंकि इनका मानना है कि गाजियाबाद नाम से मुगल निशानी को अब हटाने का वक्त आ गया है। इससे पहले भी गाजियाबाद का नाम बदलने की कवायद हो चुकी है। गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक में कुछ नामों को फाइनल भी किया गया था, जिसमें गजनगर, हरनंदी नगर और दूधेश्वर नगर के नाम सुझाए गए थे। लेकिन अब विजयनगर के वार्ड नंबर 14 के पार्षद ओम प्रकाश सिंह ने इसका नाम दूधेश्वर नगर करने की मांग की है। मेरा प्रधानमंत्री जी से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि गाजियाबाद का नाम तत्काल बदलना चाहिए और यहाँ का नाम दुग्धेश्वर नगर रखा जाना चाहिए। ये अब उचित समय रहेगा। गाजियाबाद शहर में आज भी मुगल कालीन युग की झलक देखने को मिलती है। यहाँ मुगलों के समय के 4 गेट, दिल्ली गेट, जवाहर गेट, डासना गेट और सेहरी गेट मौजूद हैं। गाजियाबाद की नींव 1740 में मुगल वजीर गाजी उद्दीन ने रखी थी। हालांकि तब इसे गाजियाबाद नहीं कहा जाता था। शुरुआती दौर में इसे गाजी उद्दीन नगर कहते थे, लेकिन 1864 में अंग्रेजों ने इसे गाजियाबाद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग उठने लगी है, क्योंकि इससे पहले फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जा चुका है।
अब खबर यूपी के देवबंद से, जहां एक मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 200 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। बैरून कोटला मोहल्ले में ये प्राचीन शिव मंदिर पिछले 60 सालों से बंद था। अब इस मंदिर की कायाकल्प की तैयारी तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर, संभल और वाराणसी के बाद अब फतवों के मोहल्ले देवबंद में भी सनातनी निशान मिले हैं। देवबंद के बैरून कोटला मोहल्ले में 200 साल पुराना शिव मंदिर मिला। 9 मार्च से इस मंदिर में पूजा पाठ शुरू करवाया जाएगा। देवबंद के इस बैरून कोटला मोहल्ले में जो खंडहर रूप में शिव मंदिर है, उसको पुनः जागृत करने के लिए हमने 9 मार्च का समय निश्चित किया है। 200 साल पुराना ये शिव मंदिर अभी पूरी तरह खंडर में तब्दील हो चुका है और पिछले 60 सालों से ये मंदिर पूरी तरह बंद था। आज मंदिर की जो स्थिति सामने है, अब 9 मार्च को हिंदू संगठन के लोग मंदिर में हवन यज्ञ कर पूजा पाठ करेंगे। वहीं मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। जहां ये मंदिर मिला है, ये पहले सैनी सराय के नाम से जाना जाता था और सैनी समाज के लोग यहाँ रहा करते थे। लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो हिंदू समाज के लोग वहाँ से चले गए और तब से ही ये मंदिर बंद पड़ा है। अब जल्द इस मंदिर का जीर्णोद्धार होगा और फिर से यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बार फिर धर्मांतरण का बड़ा खेल हुआ, इसका खुलासा भी हुआ है। सीतापुर के हरगांव इलाके के एक मकान में इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी खबर हिंदू संगठनों को लगी तो हंगामा हो गया और पुलिस को सूचना मिलते ही उस मकान के बाहर पहुंच गई, जहां धर्मांतरण का काम चल रहा था। मकान के बाहर चप्पलों का ढेर नजर आया, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि अंदर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। पुलिस ने मकान के बाहर दस्तक दी तो अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस की टीम इन लोगों से बाहर आने की अपील करती रही, लेकिन काफी देर तक ये लोग बाहर नहीं निकले। जबकि कुछ लोग छत के ऊपर चढ़कर पुलिस और बाहर खड़ी भीड़ को देखते रहे, जबकि मकान के बाहर खड़े हिंदू संगठन के लोग हंगामा करते रहे, जिन्हें पुलिस वाले समझाते दिखे। ये देखो दरवाजा तक नहीं खोल रहे हैं। और काफी देर बाद जब दरवाजा खुला तो अंदर का नजारा देखकर सब हैरान रह गए। अंदर एक हॉलनुमा कमरे में भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष धर्मांतरण के लिए मौजूद थे। बाहर निकलने के दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और धर्मांतरण करवाने के आरोपियों में नोकझोंक शुरू हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यहाँ कई दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब नियम तोड़ने वालों का AI के जरिए ऑनलाइन चालान काटा जा रहा है। और इसके लिए बिहार परिवहन विभाग इस ट्रैफिक नियम के पटना मॉडल को बिहार के 26 जिलों में लागू करने जा रहा है, जिसके लिए पहले चरण 80 चौक चौराहों पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके लक्ष्य 31 मार्च रखा गया है। जबकि दूसरे चरण में बाकी बचे दूसरे जिलों में चालान काटने के लिए AI सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल से इस तरह की व्यवस्था अन्य जिलों में भी शुरू हो जाएगी और दूसरे चरण में 120 CCTV कैमरे की व्यवस्था शहरों के अंदर की जाएगी। तो निश्चित तौर पर अब राजधानी पटना सहित बिहार के जो प्रमुख शहर हैं वो भी हाईटेक सुविधा से लैस होगी और AI के माध्यम से वहाँ भी चालान काटा जाएगा। AI की मदद से जिलों में हेलमेट नहीं पहनने वालों और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की पहचान होगी और ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। तेलंगाना के श्रीशैलम नहर परियोजना के दौरान सुरंग धंसने से टनल में पिछले 24 घंटे से फंसे 8 लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सुरंग के अंदर जहां मजदूर फंसे हैं वहां पानी भरा हुआ है, जिसके लिए रेस्क्यू टीम पहले टनल के अंदर भरे कृष्णा नदी से आने वाले पानी को निकालने का प्रयास कर रहा है और पानी निकालने के लिए 100 हॉर्स पावर और 70 हॉर्स पावर के 2 पंप लगाए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक करीब 13.5 किलोमीटर अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। हादसे के वक्त सुरंग के अंदर इंजीनियर समेत 50 मजदूर थे, लेकिन पहली बार चट्टान ढहने के बाद 42 लोग निकलने में सफल रहे। लेकिन जब वे पीछे हट रहे थे तभी कुछ ही दूरी पर दूसरी चट्टान गिरी, जिसके बाद 8 लोग फंस गए।
लेकिन गनीमत ये है कि सुरंग के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम काम कर रहा है, जिससे मजदूरों को ऑक्सीजन मिल रही है। इस बीच मौके पर रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही है। टनल के अंदर कृष्णा नदी का पानी लगातार रिस रहा है, जिससे अंदर कीचड़ और मलबा होने से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टास्क फोर्स रेस्क्यू में जुटी हुई है। बचाव दल घटनास्थल का निरीक्षण करने गए थे, लेकिन सुरंग के अंदर नहीं जा पाने के कारण वे वापस लौट आए। So total 3 teams are there, which are ready for the evacuation of the casualties as and upon they reach here. हालांकि कैमरे से सुरंग के अंदर की स्थिति का जायजा लेने का प्रयास किया जा रहा है और टनल में फंसे 8 मजदूरों की सटीक लोकेशन का पता लगाकर उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार तेलंगाना सरकार के संपर्क में हैं और रेस्क्यू के पल पल की जानकारी ले रहे हैं। टनल में फंसे 8 मजदूरों में से झारखंड के गुमला के भी 4 लोग हैं। जब उनके घर पर ये खबर पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार तेलंगाना के सीएम से संपर्क में हैं, लेकिन गुमला के तिर्रा गांव में लोग सदमे में हैं। मजदूर के परिजन सकुशल रेस्क्यू के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं और सरकार से भी पूरा परिवार अपील कर रहा है। दरअसल ये हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ मजदूर काम के सिलसिले में सुरंग के अंदर गए थे। तभी सुरंग के 12-13 किलोमीटर अंदर छत का हिस्सा ढह गया। इस घटना में कुछ मजदूर घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसी ही घटना उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में हुई थी, जब 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए थे और 17 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और सभी मजदूरों को सकुशल निकाला गया था। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान हिंदुस्तान को पछाड़ने के सपने देख रहा है। शहबाज शरीफ छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को ना पिछाड़ दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो क्या माना जाए डंकी डीलर शहबाज का नाम बदलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से आगे निकलने से रहा। पहले हिंदुस्तान से आगे निकलने का ख्वाब, फिर पाकिस्तानियों से शहबाज वो वादा भी कर बैठे जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तो क्या माना जाए मियां शहबाज अपना नाम बदलेंगे, क्योंकि उनका बयान तो इसी से शुरू है। शहबाज शरीफ ने ये बयान पाकिस्तान के डेरा गाजी में एक जनसभा के दौरान दिया, जब हजारों की संख्या में नवाज शरीफ समर्थक रैली में मौजूद थे। पाकिस्तान की कराची की यूनिवर्सिटी में होली खेलने पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यानी पाकिस्तान को हिंदू त्योहारों से ऐसी नफरत कि वो छात्रों को रंग गुलाल के लिए टॉर्चर कर रहा है। होली खेलने की ये तस्वीरें कराची के दाऊद यूनिवर्सिटी की है। रंग भला किसे नहीं अपनाते, लेकिन पाकिस्तान है कि उसे रंगों से ही नफरत है। यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हिंदू छात्रों के होली खेलने पर उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया। इसके अलावा कुछ छात्रों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। जानकारी के मुताबिक दाऊद यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों ने होली का पर्व मनाने की कोशिश की थी, जिसमें कुछ मुस्लिम छात्र भी शामिल हुए थे। लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने होली मनाने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की। यानी एक तरफ शहबाज हिंदुस्तान को पछाड़ने की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सोच इतनी पिछड़ी है कि उसे रंगों से भी नफरत है। होली खेलने पर FIR कराई जाती है और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान को पछाड़ने के ख्वाब देखता है। क्या एक साल में घर के बिजली का बिल 800 करोड़ आ सकता है? जवाब होगा ना। लेकिन यूपी के आजमगढ़ में एक परिवार ने 1 साल पहले मकान बनाना शुरू किया। अब जब मकान पूरी तरह तैयार हो गया है तो बिजली विभाग ने करीब 800 करोड़ का बिजली बिल भेज दिया है। नया मकान, पहला बिल ही 799 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के आजमगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ आराजीबाग मोहल्ले में पंचानन राय ने 1 साल पहले मकान बनाना शुरू किया। करीब 6 महीने पहले मकान में बिजली कनेक्शन लगाया गया, लेकिन जब पहला बिजली बिल आया तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उनके मकान का 1 महीने का बिजली बिल 7 अरब 99 करोड़ रुपए आया है। मीटर लगने के बाद जब पहला बिल आया तो लगभग मीटर की रीडिंग 800 रुपए के आसपास आई, लेकिन उसमें बकाया नीचे दिखा रहा था 7 अरब 99 करोड़ 99 लाख समथिंग कुछ कर रहे हैं। करोड़ों का बिल आने के बाद पूरा परिवार परेशान था, जिसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत बिजली विभाग के अधिकारियों से की। लेकिन अधिकारियों ने बिजली बिल में सुधार का आश्वासन तो दिया, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाया है। मूल बिल जो है वो लगातार हमारे द्वारा जमा होती रही, लेकिन ये बकाया लगातार अनवरत। अब पूरा परिवार बिजली बिल को लेकर परेशान है और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिजली विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, और अगर हाँ तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब खबर यूपी के फतेहपुर से, जहां हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है। जिसने भी इस हादसे की ये तस्वीर देखी वो सहम उठा। दरअसल 20 फरवरी को कानपुर प्रयागराज हाईवे पर LPG गैस लदा टैंकर पलट गया था। देखिए ये रिपोर्ट, जिसका अब CCTV फुटेज सामने आया है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार टैंकर अचानक डिसबैलेंस होते नजर आ रहा है और फिर टैंकर हाईवे की दूसरी लेन में चला जाता है। इसके तुरंत ही बाद टैंकर हाईवे पर पूरी तरह पलट जाता है और हाईवे पर ही घूम जाता है। हादसे के बाद कई देर तक यातायात बाधित रहा और मौके पर अफरा तफरी गई। टैंक से गैस का रिसाव भी होने लगता है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने रिसाव पर काबू पाया। हादसा 20 फरवरी को हुआ था। इस हादसे में टैंकर चालक बुरी तरह घायल हो गया था। आसपास मौजूद लोगों ने टैंकर चालक को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के बेगूसराय जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही जमीन के नीचे से एक शिवलिंग निकल आया। खबर फैलते ही इलाके में लोगों की भीड़ लग गई और लोग पूजा पाठ करने में जुट गए। शिवलिंग को एक आकार देकर अब यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह से शाम तक हर रोज यहाँ सैकड़ों की संख्या में पूरे विधि विधान से बाबा भोलेनाथ की पूजा करते लोग दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला बेगूसराय के परना पंचायत के वार्ड नंबर 9 का है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सांप दिखाई दिया। जब ग्रामीण सांप को मारने के लिए खेत में गए तो खेत की खुदाई के दौरान वहाँ से शिवलिंग निकल आया, जिसके बाद से लोगों ने वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। महाशिवरात्रि के ठीक पहले भगवान शिव के शिवलिंग के अचानक से जमीन के अंदर से निकल जाने को लोग चमत्कार और ईश्वर की कृपा मान रहे हैं। जैसे ही जमीन के अंदर से शिवलिंग निकलने की खबर फैली, पूरा इलाका मौके पर इकट्ठा हो गया और शिवलिंग के आसपास ईंटों का आकार बनाकर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लंबी कतार भी देखी जा रही है। शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, ऐसे में स्थानीय लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। हर रोज यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। स्थानीय लोग सरकार, जिला प्रशासन से इस जगह को मान्यता देकर भव्य मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 57 घंटे बाद महापरीक्षा शुरू होने वाली है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और इस दिन महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ के समापन और महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना योगी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम महाकुंभ की इस महापरीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की इस महापरीक्षा में एक गंभीर छात्र की तरह परीक्षा दे रहे हैं। महाकुंभ के सफल समापन के लिए सीएम योगी कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम योगी एक बार फिर प्रयागराज पहुंच गए हैं और महाशिवरात्रि पर महास्नान से पहले अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब से ठीक 57 घंटे बाद यानी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होना है, जिसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुँच रहे हैं। महाकुंभ के विराट आयोजन और यहाँ उमड़ रही इस भीड़ की सुविधा में कोई कमी न हो, इसके लिए सीएम योगी कई बार महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी पिछले 24 घंटे में दूसरी बार प्रयागराज पहुंचे। पिछले 40 दिनों में सीएम योगी 10 बार महाकुंभ पहुंचे, यानी हर 4 दिन बाद सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा किया। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जहां एक तरफ सीएम योगी अलर्ट हैं और खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं ग्राउंड पर उनका प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के वाहन भी संगम से 10-12 किलोमीटर पहले ही बनाई पार्किंग में रोके जा रहे हैं। यहाँ से उनके लिए शटल बस की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान किया जाएगा, जिसके बाद महाकुंभ का समापन होगा और योगी सरकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर कड़ी से कड़ी परीक्षा देने को तैयार है। प्रयागराज महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव में है। जैसे जैसे महाकुंभ समापन की तरफ बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। अब तक दुनिया की आधे से ज्यादा हिंदुओं की आबादी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुकी है। महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। प्रयागराज की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। संगम तट की इन ड्रोन तस्वीरों को देखिए, जहां सनातनी संस्कृति के भव्य और दिव्य झलक देखने को मिल रही है। जहां तक नजर जा रही है, संगम नोज पर सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने को लालायित है। यूपी सरकार ने महाकुंभ शुरू होने से पहले 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी, लेकिन अब तक इस उम्मीद से 20 करोड़ ज्यादा महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। 22 फरवरी तक करीब 62 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। ये आंकड़ा दुनिया में रहने वाले 120 करोड़ हिंदुओं का 50% है, यानी अब तक दुनिया के आधे से ज्यादा हिंदू संगम में स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से प्रयागराज में हो रहे दिव्य भव्य और अलौकिक महाकुंभ ने इस बार नया इतिहास रच दिया। महाकुंभ में हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया।
14 जनवरी को मकर संक्रांति पर 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी अमृत स्नान होना है और पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की संख्या 65 करोड़ के ऊपर जा सकती है। महाकुंभ खत्म होने में केवल 4 दिन बाकी हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और वीकेंड पर तो भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रयागराज में जबरदस्त जाम लगा है। महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने से पहले ही लोग इस कदर फंसे हैं कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर हर तरफ लोगों की भीड़ और गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है। प्रयागराज के चारों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। श्रद्धालु हो या जरूरी सामान लाने वाले वाहन, हर कोई महाजाम में बुरी तरह फंसा है। हालात ये है कि गाड़ियां रेंज तक नहीं पा रही है। 20 मिनट का सफर लोग कई घंटों में तय कर रहे हैं। सड़क पर मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सब कुछ ठहर सा गया है और सड़क पर करीब 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। बस हो, ट्रक हो या फिर कार, हर कोई इस लंबे जाम में फंसा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज में चुंगी से झूसी मार्ग पर भी ऐसे ही हालात है। यहाँ भी कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी है और स्थानीय लोग भी जाम में फंसने से बेहाल है। भूखे प्यासे, थके हारे, निराश और हताश लोग किसी तरह इस महाजाम से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अपार आस्था के बीच श्रद्धालुओं की ऐसी कतार प्रयागराज में शायद ही कभी देखी गई हो। जबरदस्त भीड़ के बीच जगह जगह जाम लग गया है। 3 दिन बाद महाशिवरात्रि पर महास्नान होना है। अगर अभी से भीड़ का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन 26 फरवरी को संगम तट पर कितनी भीड़ उमड़ेगी। प्रयागराज महाकुंभ के खत्म होने में महज 3 दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है, जिसके चलते रेलवे स्टेशनों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो महाकुंभ अभी शुरू ही हुआ हो। तस्वीरें झारखंड के धनबाद की हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए भारी भीड़ नजर आई। लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। जितनी भीड़ ट्रेन के अंदर थी, उससे ज्यादा यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आए। आलम ये रहा कि कुछ श्रद्धालु टिकट होने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ सके। स्टेशन पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी हालत में महाकुंभ जाना चाहती है। भारी भीड़ को देखते हुए धनबाद रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर रस्सी लगा दी। इस दौरान आरपीएफ जवान लोगों से धक्का मुक्की न करने का अनाउंसमेंट करता दिखाई दिया। बिहार के छपरा से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहाँ भी प्रयागराज जाने के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन पर टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया। छपरा और धनबाद जैसे ही नजारा यूपी के कानपुर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 144 साल बाद लगे महाकुंभ में पहुंचने के लिए स्टेशन पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। हालात ये है कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की जगह भी नहीं दिख रही है। रेलवे स्टेशन महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या और काशी का रुख कर रही है। यहाँ भीड़ का आलम यह है कि कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। काशी की गलियां श्रद्धालुओं से भरी है और भीड़ इतनी है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है। जहाँ तक नजर जाए सड़क पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में उमड़ी भीड़ की इन ड्रोन तस्वीरों को देखिए, जहाँ चौराहे पर भक्तों का हुजूम नजर आ रहा है। भीड़ का आलम यह है कि कहीं भी पैर रखने तक की जगह नहीं है।
प्रयागराज, काशी के साथ साथ अयोध्या में भी भक्तों का जनसैलाब दिखाई दिया, जहां श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम राम मंदिर की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दिया। अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं से भरी है। जिधर देखो उधर ही राम भक्तों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है। राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते हो या फिर राम मंदिर परिसर, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नजर नहीं आई। वहीं मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम पर भी भक्तों का सैलाब नजर आया और भारी संख्या में लोग लाइन में लगकर मां विंध्यवासिनी की पूजा के लिए इंतजार करते दिखाई दिए। यहाँ पे 4 द्वार हैं, चारों द्वार पे करीब 7 से 8 लाइनें ऐसी लगी हुई हैं और देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पूरा भीड़ का सैलाब आ चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी श्रद्धालुओं के महाकाल मंदिर पहुंचने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई, जिसमें भारी संख्या में लाइन में लगे श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए जाते हुए दिखाई दिए। अगर आप सफर करते समय रास्ते में ढाबे पर खाना खाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको खाने में कॉकरोच परोसा जा सकता है। यूपी के मथुरा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ढाबे पर खाने में कॉकरोच मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ और ढाबे पर खाने में कॉकरोच मिलने की वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक अपने खाने की थाली में कॉकरोच को दिखाता हुआ नजर आया। मामला यमुना एक्सप्रेसवे पर चल रहे एक ढाबे का है, जहां गाजियाबाद के रहने वाले कुछ श्रद्धालु प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर लौटने के दौरान खाना खाने के लिए रुके थे। जैसे ही उन्होंने खाना खाना शुरू किया, इस दौरान श्रद्धालु के खाने में कॉकरोच निकला। एक साथी के खाने के अंदर कॉकरोच निकला था, तो जब हमने उससे कहा कि भी कॉकरोच निकल रहा है, तो उसने कहा कि भैया ज़्यादा बढ़िया खाना है तो आप जाके 5 स्टार में खाओ। लोगों ने आरोप लगाया कि ढाबा संचालक ने यहां शुद्ध शाकाहारी ढाबा होने की बात कही थी, लेकिन यहां लोगों को मांसाहारी खाना भी परोसा जा रहा है और शिकायत करने पर ढाबा संचालक ने श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी की गई। जहां पे हम बैठे हैं, हमारे बराबर वाली थाली में इसने नॉनवेज परोसा था और मना करने के बाद हमसे महिलाओं से बदतमीजी की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने श्रद्धालुओं की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पान मसाला तक बैन हो गया है और यूपी में पान की दुकानों पर शराब बेची जा रही है। मामला कुशीनगर का है, जहां से तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिसिया मिलीभगत का इशारा कर रही हैं ये तस्वीरें। जरा इस तस्वीर को देखिए, दुकान पर बिक रहा सामान देखिए, पान की दुकान में मैं खाने वाला इंतजाम देखिए। ये यूपी का कुशीनगर है, जहां एक शख्स पान की दुकान पर जाता है और कुछ इशारा करता है। सामने से दुकानदार सीधे शराब की बोतल निकाल देता है, यानी खरीदने वाला और बेचने वाले सब फिक्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या पानी की दुकान पर शराब बेचने के पीछे किसी तरह का संरक्षण है, क्योंकि तस्वीरें बता रही हैं कि दुकानदार इस तरह के धंधे का आदी है। ना डर है ना दहशत, बस ग्राहक पहुंचा और सामान हाजिर। कुशीनगर के सपा बाजार इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। साथ में आरोप ये है कि आबकारी विभाग और पुलिस के संरक्षण में धंधा फल फूल रहा है, जहां असली के लेबल पर नकली शराब खपाई जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच में कुछ दिन पहले हनुमान मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया गया और दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही उनके पास से मंदिर से चुराए गए छत्र और मुकुट भी बरामद कर लिया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला रहा। पुलिस इन दोनों चोरों को लेकर उस मंदिर पहुंच गई, जहां इन लोगों ने चोरी की थी। हथकड़ी में बंधे इन चोरों को पुलिस मंदिर के अंदर ले गई और उनसे माफी मंगवाई। दोनों चोर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने साष्टांग होकर लेट गए और अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए माफी मांगी। बालाजी माफ करना, हमने गलती हो गई, सॉरी करी, माफ कर देना। दरअसल 2 फरवरी को नीमच के प्रसिद्ध हरकिया खाल बालाजी मंदिर में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें ये दोनों चोर मंदिर से मुकुट और छत्र चुराकर भाग गए थे। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन्हें धर दबोचा और उन्हें मंदिर लाकर भगवान से माफी मंगवाई। बदमाशों ने सोने की परत चढ़े मुकुट मुखौटे, चांदी के छत्र, पादुकाएं, गदा सहित भगवान के लाखों रुपए की कीमती आभूषण और दान पात्र से रुपए चुराए थे। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में राजस्थान के 6 आरोपियों का पेशवर गिरोह शामिल था, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी गुजरात में चोरी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने वन्य जीव तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया और टीम ने तस्करों के पास से विदेशी और दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव बरामद किए, जिसमें कई तरह के प्रजाति के सांप और छिपकली शामिल है। कस्टम विभाग की टीम ने शक के आधार पर बैंकॉक से दिल्ली आए 3 यात्रियों के जब बैग चेक किए तो हैरान रह गए, क्योंकि अलग अलग प्लास्टिक के डब्बों में जहरीले सांप, छिपकली और मकड़ियों को छिपाकर भारत लाया गया था, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के करीब 22 सांप मिले हैं, जिसमें 5 मकई सांप, 8 मिल्क स्नेक सांप और 9 ब्लैक पाइथन सांप शामिल है।
इसके अलावा अलग अलग प्रजातियों की छिपकली भी मिली, जिसमें दाढ़ी वाले ड्रैगन छिपकली, क्रेस्टेड गोकस, कैमरून ड्रॉफ छिपकली भी शामिल है। कस्टम अधिकारियों ने बरामद वन्य जीवों को जब्त कर लिया है और 3 यात्रियों को आगे की जांच के लिए संबंधित एजेंसियों के हवाले कर दिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में देर रात एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सड़क किनारे 2 खड़ी बसों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों बसें धू धू कर जलती हुई दिखाई दी और बीच सड़क पर खड़ी इन बसों के जलने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 बसों में भीषण आग लगी हुई दिखाई दी। दोनों बसों में लगी आग तेजी से भड़क रही है और बसों के चारों तरफ सिर्फ आग की ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया। बसों में आग लगने की ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई, जहां सड़क पर खड़ी 2 बसों में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। दोनों बसों में लगी आग चारों तरफ फैल रही थी, जिससे आने जाने वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण आग के बाद थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने दोनों बसों को जला दिया। बताया गया कि बसों के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। राहत की बात ये रही कि बस के अंदर कोई यात्री नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दमकल की टीम को सूचना दी। दमकल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है।